कुदरत का कहर देखकर क्यों डरता है इंसान। कुदरत का कहर देखकर क्यों डरता है इंसान, जब खुद ही खिलवाड़ कुदरत से करता है इंसान। प्रकृति का तुम रखो हमेशा मान, ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए अब मिलकर चलाओ अभियान। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थंबनेल देखने से आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग क्लास 10th के बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 के जो लेसन नंबर 6 है, यानी चैप्टर नंबर 6, सबक नंबर 6, जिसका नाम आलमी हिद्दत है, उसके पूरे लास्ट पार्ट को आज हम लोग देखने वाले हैं और इसमें तमाम क्वेश्चन आंसर को हम लोग समझने वाले हैं। और इसके साथ ही साथ फुल नोट्स को भी हम लोग इसी वीडियो में बिल्कुल अच्छे तरीके से हम लोग देखने वाले हैं। अगर इस वीडियो को आप अगर देख लेते हैं, पूरा देख लेते हैं, तो यकीन मानिए कि आप ग्लोबल वार्मिंग में से कोई भी एक भी पॉइंट, कोई भी एक भी चीज़ आप भूल नहीं सकते हैं। तो यकीनन आप इस वीडियो को पूरा देखें, ज़रूर देखें और अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो को देख करके अपने बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम की भरपूर तैयारी कर सके और आला से आला नंबर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर के उर्दू का टॉपर बन सके। तो आइए फटाफट देर न करते हुए हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। तो देख सकते हैं, सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग जानने से पहले हम लोग उसके बारे में समझ लेते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग जो आपके निसाब में दिया, आपकी किताब में दिया है, वो एक तरह का मजमून है। तो मजमून है तो सबसे पहले मजमून के बारे में जानेंगे। मजमून के पूरे अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे कि क्या किसे मजमून कहते हैं और मजमून की शुरुआत कहाँ से हुई और मजमून किसे कहते हैं और मजमून कैसे लिखा जाता है, उसके बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। तो इस पूरे वीडियो को आप ज़रूर देखें और ज़रूर समझें, ताकि अच्छे तरीके से आप समझ लें, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी और पूरा इस पर कमांड हो सकता है। तो आइए देखते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर है, मजमून को इंग्लिश में एशे कहते हैं। मजमून को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो एशे। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो हिंदी में कहते हैं निबंध। आप लोगों को दिख रहा होगा मजमून को हिंदी में क्या कहते हैं? तो मजमून को हिंदी में निबंध कहते हैं। आगे देखेंगे, मजमून एक कदीम नसरी सिन्फ है। मजमून क्या है? तो एक कदीम, कदीम मतलब होता है पुराना, यानी एक पुराना नसरी सिन्फ है। कौन? तो मजमून, निबंध। ठीक है। आगे देखेंगे, किसी एक खास उन्वान या मौजू पर तहरीरी कलम बंद करना ही मजमून निगारी कहलाता है। यानी कहने का मतलब कि कोई एक खास उन्वान हो या एक मौजू हो, कोई खास मौजू, उसी पर अगर तहरीरी कलम बंद कर रहे हैं, यानी कलम से कोई चीज़ लिख रहे हैं, तो उसी लिखावट को ही क्या कहेंगे? तो मजमून निगारी कहेंगे। बात समझ में आ रही है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मजमून मुख्तसर भी होता है और तवील भी। यानी मुख्तसर मतलब होता है छोटा और तवील का मतलब होता है बड़ा। यानी मजमून जो होता है वो छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है। ज़रूरत और मायार के मुताबिक मज़ामीन लिखा जाता है। यानी कहने का मतलब कि ज़रूरत, जितना आपको ज़रूरत है उसके हिसाब से, और जितना मायार है यानी जितना कानून कायदा है, जितना आपको कहा है उसके हिसाब से मज़ामीन लिखा जाता है, यानी मजमून लिखा जाता है। मजमून हो गया एक वचन और मज़ामीन हो गया बहुवचन। एक वचन को उर्दू में वाहिद कहते हैं और मज़ामीन यानी बहुवचन को उर्दू में जमा कहते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। देख सकते हैं इतने प्रोफेशनल तरीके से, इतने बढ़िया तरीके से आपको सजा करके पीडीएफ के तौर में दिखाया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा वीडियो आप लोग कभी भी नहीं देखे होंगे। पूरे यूट्यूब में ये नया और पहला बार आप देख रहे होंगे। इस तरीके से हर एक लेसन का हम बना करके यूट्यूब पर चढ़ाए हुए हैं। हर एक वीडियो को आप देखें और बोर्ड मैट्रिक पूरी भरपूर तैयारी करें। तो आगे देख सकते हैं, मजमून का आगाज़ फोर्ट वलीम कॉलेज से हुआ और सिलसिला हुनूज कायम है। यानी जो मजमून का आगाज़ हुआ था, शुरुआत हुआ था कहाँ से? तो फोर्ट वलीम कॉलेज। ये कहाँ है? तो वो है कलकत्ता में। वहीं से इसकी शुरुआत हुई और इसका सिलसिला हुनूज, यानी हुनूज का मतलब अब भी, यानी अब भी ये कायम है। कौन सा? तो मजमून। मजमून आज भी लिखा जाता है, मजमून अब भी लिखा जाता है। ठीक है।
मज़ामीन यानी मज़ामीन क्या है तो बहुवचन है। मज़ामीन के मुख्तलिफ़ अक़साम यानी अलग अलग अक़साम है। मुख्तलिफ़ मतलब अलग अलग, और अक़साम मतलब किस्म, अलग अलग प्रकार होता है। जैसे इल्मी मज़ामीन, साइंसी मज़ामीन, मजहबी, नफ्सियाती, तनक़ीदी, इस्लाही और सियासी मज़ामीन वगैरह वगैरह। यानी मज़मून बहुत सारे किस्म का होता है। इल्मी मज़ामीन भी होता है जो इल्म के ऊपर लिखा जाता है, साइंसी मज़ामीन यानी साइंस के ऊपर लिखा जाए, मजहबी जो मजहब के ऊपर, नफ्सियाती यानी नफ्सियात पर लिखा जाए यानी साइकोलॉजी मनोविज्ञान पे लिखा जाए, तनकीद यानी तनकीद किया जाए, जांच परख किया जाए, इस्लाही मजमून यानी इस्लाह किया जाए। ठीक है। आगे सियासी मज़ामीन जो सियासत पे लिखा जाए, पॉलिटिक्स पे लिखा जाता है, राजनीति पे लिखा जाता है, उसे सियासी मज़ामीन कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक मजमून के बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अगर आप हमारी हौसला अफजाई करते हैं, जितना ज़्यादा हौसला अफजाई करते हैं उतना ही जल्दी जल्दी हम वीडियो बना करके आपको देंगे, क्योंकि अगर आपके हौसला अफजाई ही रहेगा, उसी की बदौलत वीडियो बनाने में हिम्मत पड़ता है और वक्त ना रहने पर भी निकाल करके वीडियो बनाना पड़ता है। अगर देखा जाए तो हमारे पास वक्त का किल्लत है, बहुत कम वक्त हमको मिलता है ये वीडियो बनाने में, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक, यहाँ तक कि रात तक क्लास ही क्लास रहता है। सिर्फ और सिर्फ क्लास में पढ़ाना पड़ता है, जिसकी वजह से हम खुद अकेले हैं, अकेले सब कुछ संभालना पड़ता है। पढ़ाना है, टेस्ट लेना है, इसके अलावा असाइनमेंट देना है, सब कुछ हमें करना होता है। तो इसीलिए वक्त नहीं मिल पाता है। लेकिन आपके इंतज़ार को देखते हुए, आप लोग बहुत इंतज़ार करते हैं, कमेंट बॉक्स में बहुत ज़्यादा मैसेज करते हैं, तो उस मैसेज को देखते हुए हमको हौसला मिलता है। लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, अपने दोस्तों में शेयर करते हैं, तो इससे हमको हौसला मिलता है और अगली वीडियो बनाने में हमको लुत्फ़ भी आता है, मज़ा भी आता है। तो इसीलिए इसी तरीके से आप हमारा हौसला अफजाई करते रहेंगे। जितना ज़्यादा आप हौसला अफजाई करेंगे, जितना ज़्यादा हमारा ताउन करेंगे, हमको मदद करेंगे, उतना ही जल्दी जल्दी आपका सिलेबस आगे बढ़ता हुआ नज़र आएगा और आपका पूरा भरपूर तरीके से तैयारी होता हुआ नज़र आएगा, दिखाई देगा। ठीक है, आगे देखते हैं। छठा नंबर जो लेसन है वो है आलमी हिद्दत। देख सकते हैं ऐसा पीडीएफ है, गारंटी से कह रहे हैं हम, गारंटी के साथ कि ऐसा पीडीएफ आप पूरे यूट्यूब भर में कहीं नहीं देखे होंगे। इतने भरपूर तरीके से इस वीडियो में दर्शाया गया है, समझाया गया है कि पूरे यूट्यूब भर में आप नहीं देखे होंगे। तो जल्दी से आप भी क्या करेंगे कि हमारा साथ देंगे और पूरी वीडियो को देखेंगे, अपने दोस्तों में शेयर भी करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हौसला अफजाई हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा हम मेहनत कर सके आपके लिए और आपको टॉपर बना सके। तो देख सकते हैं यहाँ पर है हेडिंग जो है आलमी हिद्दत है, यानी उसको इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। आप जानते ही होंगे ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसे पिछली वीडियो में पूरा लाइन बाय लाइन पूरे किताब को पढ़ाया गया है। ऐसा पढ़ाया गया है, कोई भी आपको ऐसा पढ़ाया नहीं होगा। तो देख सकते हैं आलमी हिद्दत कैसा मजमून है, अभी मजमून के बारे में पढ़ाया गया। तो ये कैसा मजमून है, तो साइंसी मज़ामीन है, यानी साइंसी मजमून है, ये साइंस के ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखिएगा, पहला पॉइंट देखिएगा, ज़मीन एक सैयारा है। यानी ज़मीन क्या है, तो सैयारा है। सैयारा के बारे में बताया है आपको। सैयारा उसे कहते हैं जिसका खुद का रोशनी नहीं होता है। और सितारा किसको कहते हैं, तो सितारा उसको कहते हैं जिसका रोशनी होता है। चलिए, बहुत अच्छा। सितारा उसको कहते हैं जिसका रोशनी होता है, खुद का रोशनी होता है, उसे सितारा कहते हैं। और जिसका खुद का रोशनी नहीं होता है, सितारा से रोशनी लेकर के चमकता है, उसे सैयारा कहते हैं। तो ज़मीन क्या है, सैयारा है, इसका खुद का रोशनी नहीं है, ये तो सूरज की रोशनी लेकर के चमकता है। आगे देखेंगे, और ये ज़मीन सभी जानदारों के लिए बहुत मुनासिब है। ठीक है, जितने भी जानदार हैं इनके लिए ज़मीन क्या है, तो बहुत मुनासिब है, बहुत ज़रूरी है। पिछले 30-40 वर्षों से हमारी ज़मीन का दर्जे हरारत रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है। यानी पिछले 30-40 वर्षों से हमारे ज़मीन का जो दर्जे हरारत है, तापमान है, टेम्परेचर है, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, तो बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। आगे देखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन आलमी मसला है। यानी संगीन यानी खतरनाक पेचीदा मसला है, आलम के लिए, पूरे दुनिया के लिए एक मसला बन चुका है, जो दुनिया भर के तमाम साइंसदानों के लिए चैलेंज बन गया है। यानी जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये दुनिया भर के तमाम जितने भी साइंसदान हैं, तमाम साइंसदान के लिए ये एक चैलेंज बना हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की अहम वजह खुद हम इंसानों की कुछ सरगर्मियां हैं, यानी कुछ काम है, कुछ गलतियां हैं, जिसे साइंस की ज़बान में ग्रीन हाउस गैसों के असरात कहते हैं। यानी जो ग्लोबल वार्मिंग इतना बढ़ रहा है तेज़ी से, उसकी अहम वजह जो है कौन है, तो खुद हम इंसान हैं। इंसान की कुछ सरगर्मियाँ, कुछ काम हैं, जिसको साइंस की ज़बान में क्या कहते हैं, तो ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। इंसान कैसे है, तो इंसान ही क्या करता है कि पेड़ पौधों को क्या करता है, काटता है। हरे भरे घास को, हरे भरे पेड़ पौधे को काट करके अपने घर पे ला करके पूरी तरीके से भरता है। इसीलिए अगर पेड़ कट
कटेंगे तो फिर ग्लोबल वार्मिंग क्या होगा, तो बढ़ेगा। इसीलिए पेड़ को काटना नहीं है बल्कि पेड़ को लगाना है। अगर पेड़ रहे तभी हम रहेंगे। पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, ठीक है। पेड़ लगेगा तभी जीवन बच सकेगा। आगे देखेंगे, यहाँ पर है ग्रीन ग्रीन हाउस गैसों में आबे खरा, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन वगैरह है। यहाँ पे ऑक्साइड कर लेंगे, यहाँ पर है यानी ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन गैसें हैं, तो आबे खरा है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 है, मीथेन CH4 है, नाइट्रस ऑक्साइड यानी NO2 है, और ओजोन वगैरह वगैरह बहुत सारी गैसें शामिल इसमें हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पहले के मुकाबले में 31% और मीथेन 149% ज़्यादा पैदा होने लगी हैं। मीथेन गैस धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से ज़्यादा निकलती है। सारे पॉइंट को अपनी कॉपी में नोट करते चलेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। अगर इस पूरे लाइन बाय लाइन आप नोट करते जाएंगे तो यकीन करिए कि आपको किताब की ज़रूरत नहीं होगी, आप खुद अपना एक किताब बना लेंगे। एग्जाम से पहले अगर पूरा बना लेते हैं इस PDF को, इस वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से देख करके आप पूरा नोट्स बना लेंगे तो यकीन मानिए कि आपको किताब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस नोट्स को खाली एक बार देख लीजिएगा तो पूरा आपके दिमाग में उतर जाएगा। इसलिए आप लाइन बाय लाइन इसको उतारते जाइएगा। तो बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड में पहले के मुकाबले में कितना इजाफा हुआ है, तो 31%, और मीथेन में तो 149%, ठीक है। मीथेन गैस कहाँ से ज़्यादा निकलती है, तो धान के खेत से और गाय भैंस के गोबर से। बहुत अच्छा। आगे देखेंगे, यहाँ पर है हमारी ज़मीन का दर्जे हरारत पिछले 100 वर्षों में तकरीबन 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। यानी जो हमारी ज़मीन का जो दर्जे हरारत है, तापमान है, टेम्परेचर है, ये पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया, तो 0.75 डिग्री सेल्सियस। इसको याद रखेंगे, हमेशा एग्जाम में पूछता है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से आबो हवा यानी पानी और हवा में तब्दीली, मौसमों के मुआयना मुद्दत में बदलाव, कई ठंडे मुल्कों में काफ़ी गर्मी, बहुत से जानवर और पौधे दुनिया से ख़त्म, और बैक्टीरिया या जरासीम और वायरस ज़्यादा पनपने लगे हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी इसमें आने लगी हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के साथ साथ, ठीक है। आगे देखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन गर्म होने से बचाना होगा। बड़े और तरक्की याफ्ता ममालिक में ग्रीन हाउस गैस की मिकदार कम करनी होगी, जंगल को कटने से रोकना होगा, गैस फेंकने वाली गाड़ियों पर पाबंदी लगानी होगी, लकड़ियों और कोयला को कम से कम जलाना होगा। ये सब ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए काम करना होगा। हमारी जो ज़मीन गर्म हो जा रही है इसको गर्म होने से रोकना होगा। लगातार कोशिश करनी होगी कि ज़मीन गर्म ना हो सके। जो बड़े बड़े जो ममालिक हैं, जो मुल्क हैं, देश हैं, उनको ग्रीन हाउस गैसों की मिकदार को क्या करना होगा, कम करना होगा। इसके अलावा जंगल को कटने से रोकना होगा, गैस फेंकने वाली जितनी भी गाड़ियाँ सड़कों पर चल रही है उस पर पाबंदी लगानी होगी, और लकड़ी और कोयला को कम जलाना होगा, ठीक है। आगे देखेंगे, क्योटो में 2007 में एक अहम कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें एक मुश्तरका यानी मिलता जुलता दस्तावेज तैयार की गई और नुमाइंदों ने दस्तखत करके ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए दस्तावेज के हिदायत पर अमल करने की हलफ ली यानी प्रण ली। यानी जो क्योटो में कॉन्फ्रेंस हुआ था कब, 2007 ईस्वी में। भी एग्जाम में पूछता है क्योटो में कॉन्फ्रेंस हुआ था कब, 2007 ईस्वी में। तो इसमें क्या हुआ था, एक मुश्तरका दस्तावेज नहीं, मिलता जुलता हुआ एक कागज़ बनाया गया था, दस्तावेज बनाया गया था, और उस पर दस्तावेज में हिदायत लिखा हुआ था यानी गाइडलाइंस लिखा हुआ था। उस पर नुमाइंदों ने, जो बड़े बड़े लोग वहाँ पे उपस्थित थे, हाजिर थे, सभी लोगों ने दस्तखत किया, सिग्नेचर किया, और उसके बाद क्या हुआ कि हलफ लिया यानी उस पर अमल करने का प्रण लिया, ठीक है। अमेरिका के साबिक नायब सदर अल गौरे साहब ने पूरे मुल्क में घूम घूम कर तकारीर की और इश्तहारात तकसीम कराए और एक किताब भी तसनीफ की। यानी अमेरिका के एक साबिक नायब सदर थे। साबिक मतलब होता है पूर्व, और नायब मतलब उप, सदर मतलब राष्ट्रपति, यानी पूर्व उपराष्ट्रपति जो थे जिसका नाम था अल गौरे साहब। उन्होंने पूरे मुल्क में घूमा और पूरे मुल्क में घूम घूम करके ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर तकरीर की और इश्तहारात तकसीम कराए। इश्तहार मतलब कैलेंडर होता है, कैलेंडर वगैरह तकसीम कराएं, और इसके बाद एक किताब भी लिखें जिसमें ग्लोबल वार्मिंग से क्या खतरा हो सकता है, उसको कैसे दफा कर सकते हैं, उसका कैसा असर हो सकता है, ये सब के बारे में उसमें बताए हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 2008 में 5 दिनों का बालोगियान कांग्रेस नागालैंड के शहर दीमापुर में मुनाकिद किया गया, जिसमें मुल्क के 32 सूबों से चुनकर 556 तलबा व तालिबात को शिरकत करने का मौका दिया गया और 165 उस्ताज़ा ने भी इस कांग्रेस में हिस्सा लिया। यानी कहने का मतलब कि 27 दिसंबर से 31 दिसंबर यानी 5 दिन तक 2008 ईस्वी में एक बालोगियान कांग्रेस रखा हुआ था, यानी बच्चों के लिए एक मीटिंग रखा हुआ था। उस मीटिंग में जो कहाँ रखा हुआ था, तो नागालैंड के दीमापुर शहर में रखा गया था। उसके बाद क्या हुआ
हुआ कि उसमें मुल्क के 32 सूबा यानी 32 राज्यों से चुन करके 556 तलबा व तालिबात को शिरकत करने का मौका दिया गया था। शिरकत में बड़ी शीन होगा, याद रखिएगा, शिरकत में बड़ी शीन होगा, दे दीजिएगा बड़ी शीन, 3 नुक्ता दे दीजिएगा। इसमें 556 तलबा व तालिबात को यानी स्टूडेंट को उसमें शिरकत किया गया था और इसके अलावा 165 उस्ताद भी उसमें भाग लिए थे, हिस्सा लिए थे। ठीक है, आगे देखेंगे। बालोगेयन कांग्रेस के 2 मौजू पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग थे, जिसमें मेहमान खुशूसी के तौर पर साबिक़ सदर हिंद और आलिम गिर शोहरत याफ्ता साइंसदान जनाब APJ अब्दुल कलाम साहब थे। यानी बालोगेयन कांग्रेस के कितने मौजू थे? 2। कौन कौन? पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग, याद रखिएगा। बालोगेयन कांग्रेस के कितने मौजू थे? तो पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग 2 मौजू थे, जिसमें मेहमान खुशूसी के तौर पर यानी खास मेहमान के तौर पर साबिक़ सदर हिंद, यानी साबिक़ का मतलब होता है उप और सदर हिंद का मतलब राष्ट्रपति यानी उपराष्ट्रपति, जो आलिम गैर शोहरत याफ्ता भी थे यानी पूरी तरीके से मशहूर भी थे और साइंसदान भी थे, जिनका नाम APJ अब्दुल कलाम था, वो भी उसमें शिरकत किए हुए थे खास मेहमान के तौर पर। ठीक है, आगे देखेंगे। यहाँ पर लास्ट पॉइंट इसका है, उसके बाद हम लोग सवाल जवाब की तरफ चलेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर है जनाब APJ अब्दुल कलाम का ग्लोबल वार्मिंग से बचने और निपटने वाला जादुई मंत्र। जादुई मंत्र क्या है? तो 10 से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे अगर 5-5 पेड़ भी लगा दे तो हमारे ज़्यादातर मसाइल दूर हो जाएंगे और हम ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। ये APJ अब्दुल कलाम ने यानी जनाब APJ अब्दुल कलाम ने ये नुस्खा और जादुई मंत्र बताया बच्चों को। कहाँ पर? तो बालोगेयन कांग्रेस में। ठीक है, क्या बताया था? तो 10 से 17 साल की उम्र वाले कितने लाख बच्चे? तो 20 लाख बच्चे अगर 5-5 पेड़ लगा दे तो हम ग्लोबल वार्मिंग से बच सकते हैं और हमारे ज़्यादातर मसाइल जो है वो क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। तो यहाँ तक आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ग्लोबल वार्मिंग से कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जो भी ग्लोबल वार्मिंग से आपको दिक्कत था वो ख़त्म हो गया होगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, ज़्यादा देर न करते हुए, समय को बिताते नहीं, क्योंकि समय बिताना भी एक बहुत बड़ा जहालत है। इसलिए समय को पूरी तरीके से कंट्रोल करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो देख सकते हैं हम सवाल बोल रहे हैं, ऑप्शन बोल रहे हैं, आपको जवाब बोलना है। ठीक है, आप जवाब बताएंगे तभी हम टिक करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप तैयार हो जाइए। हम सवाल पढ़ रहे हैं, ऑप्शन भी पढ़ेंगे, आपको जवाब देना है। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल हम लोग का ये है, आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखता होगा कि सबसे पहला सवाल है, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? अलिफ में है मुनासिब, बे में है खुशगवार, जिम में है संगीन और दाल में मातदल। कौन है बताइए? मुनासिब? नहीं, संगीन। हाँ, बहुत अच्छा, संगीन है। पहला नंबर ऑप्शन का क्या हो जाएगा? संगीन, जिम। ठीक है, दूसरा में पढ़ेंगे हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है? बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड बड़ा पैकेट है, याद रखिएगा। ठीक देते ना, बड़ा पैकेट छोटा धमाका। हाँ, देखते रहिएगा। अलिफ में है 21%, बे में है 31%, जिम में है 14% और दाल में है 11%। बताइए, जल्दी से बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड में कितना इजाफा हुआ है? हाँ, 31%। बहुत अच्छा, 31% इसमें इजाफा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन बताइए, जल्दी से बताइएगा, तैयार रहिएगा, जल्दी से पूरा बताइए। जमीन का दर्जे हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है? हाँ, ऑप्शन तो देख ही लिए होंगे। हाँ, बहुत अच्छा, इसका हो जाएगा डी, दाल। ठीक है, 0.7 सेल्सियस। बताइए, चौथा बताइए, जल्दी से बताइए, उतना जल्दी से एकदम। बालोगेयन कांग्रेस 2008 ईस्वी भारत के किस शहर में मुनाकिद हुआ? बताइए, जल्दी से बताइए। पूना, बे शिमला, जिम दीमापुर और दाल विशाखापट्टनम। बताइए, बालोगेयन जो कांग्रेस हुआ था वो नागालैंड के किस शहर में? पूना में नहीं, शिमला में नहीं, दीमापुर में। हाँ, बहुत अच्छा, दीमापुर शहर में मुनाकिद किया गया था। 2008 ईस्वी में 5 दिन तक चला था। अच्छा, कितना मौजूद था? 2 मौजूद था। कौन कौन? पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, आगे देखिएगा, लास्ट है 5वां नंबर क्वेश्चन। उसके बाद तफसील में चलेंगे। ठीक है, यानी मुख्तसर में चलेंगे, जो कि आपको लिखावट के रूप में रहेगा। ठीक है, आगे देखिए, 5वां नंबर सवाल है कि कोयोटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? तो जो कोयोटो में, नागालैंड नहीं पूछ रहा, कोयोटो पूछ रहा था। बताइए, कोयोटो में कब हुआ था? 2008? नहीं, 2007। बहुत अच्छा, 2007 में कोयोटो में हुआ था और 2008 में नागालैंड के दीमापुर शहर में हुआ था। उम्मीद है कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको मालूम हो गया होगा। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आते हैं मुख्तसर सवालात में। सबसे पहला सवाल आपका देख सकते हैं, ज़मीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब?
ये हमेशा आपके एग्जाम में पूछता रहता है, इसीलिए आप लोग ध्यान से समझेंगे और एक बार में याद कर लेंगे। इतना आसान से आसान जवाब बताया गया है जो कि आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। तो जल्दी से देखेंगे, ज़मीन सभी जानदारों के लिए बहुत मुनासिब है, क्योंकि ज़मीन ही एक ऐसा सैयारा है, सैयारा समझ रहे हैं ना, सैयारा अभी बताया गया है, जहाँ हवा पानी सब मौजूद है, जो किसी भी जानदार को जिंदा रहने के लिए बेहद ज़रूरी माना जाता है। यही नहीं, ज़मीन का दर्जे हरारत हर जानदार के लिए बहुत ही मौजू है, जबकि दूसरे सैयारों का माहौल पौधों और जानवरों के साथ साथ इंसानों के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि यह सैयारे या तो बहुत गर्म हैं या बहुत ठंडे। सुन बात आ रही है? यानी कहने का मतलब कि ज़मीन जो है सभी जानदारों के लिए क्या है, तो बहुत बहुत मुनासिब है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़मीन जो है एक सैयारा है, एक ऐसा सैयारा है जहाँ पे हवा पानी सब मौजूद है, जो कि किसी भी जानदार के लिए जिंदा रहने के लिए बेहद ज़रूरी माना जाता है। अगर हवा पानी ना रहे तो कोई भी जानदार जिंदा नहीं रह सकता है, ठीक है। और यही नहीं, बल्कि ज़मीन का जो दर्जे यानी तापमान है, टेम्परेचर है, हर जानदार के लिए बहुत ही मौजू है, यानी बहुत ही मुनासिब है, ठीक है। जबकि दूसरे सैयारा जो हैं, दूसरे सैयारों का जो माहौल है वो पौधों और जानवरों के लिए और इंसानों के लिए ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि ये सैयारे जो हैं या बहुत गर्म है या बहुत ही क्या है, ठंडे हैं, ठीक है। दूसरा सवाल में चलेंगे, जल्दी से फटाफट चलेंगे दूसरे सवाल में। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, ये पूछा कैसा मसला था। आप एक लाइन बता दीजिएगा। ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है। एक लाइन लिखने से आपको 2 नंबर मिलने वाला नहीं है, आप थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखिएगा तो और अच्छा रहेगा। तो देखिएगा, ग्लोबल वार्मिंग बेहद संगीन आलमी मसला है, यानी बेहद संगीन पेचीदा आलमी मसला है, पूरे आलम के लिए, ठीक है, जिस पर वक्त रहते हुए सभी ममालिक को एक साथ मिलकर कोई हतमी, यानी हतमी मतलब होता है पुख्ता फैसला लेने की ज़रूरत है, ताकि आने वाले वक्त में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारी ज़मीन पर आने वाले ख़तरात को टाला जा सके और इस ज़मीन पर रहने वाला सभी जानदारों की ज़िंदगियों को महफूज रखा जा सके। यानी कहने का मतलब ग्लोबल वार्मिंग जो है एक संगीन आलमी मसला है, जिस पर वक्त रहते हुए सभी ममालिक को एक साथ मिल करके पुख्ता फैसला लेना होगा, और जिसकी वजह से हमारी ज़मीन का जो दर्जे हरारत है ये ना बढ़ सके और इससे ख़तरा टल सके, और यहाँ पे जितने रहने वाले लोग हैं उनकी ज़िंदगी महफूज रह सके, ठीक है। आगे देखिएगा, तीसरा नंबर सवाल है, जल्दी आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? पूछा है ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो ग्लोबल वार्मिंग अदब के हवाले से निसाब में शामिल एक साइंसी मजमून है, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग जैसे एक संगीन आलमी मसला जो तमाम साइंसदानों के लिए चैलेंज बना हुआ है, उससे बचने और निपटने के लिए खास तरकीब यानी तरकीब से रोशनास कराया गया है, यानी पूरी तरीके से सामना कराया गया है, ठीक है। आगे देखेंगे, चौथा नंबर सवाल है, ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सी गैसें शामिल है? इसका जवाब हो जाएगा वैसी गैसें जो ज़मीन के दर्जे हरारत में इजाफा के लिए जिम्मेदार होती हैं, उन्हें ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, जिसमें मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन वगैरह शामिल है। तो इस तरीके से ये कहा जा सकता है ग्रीन हाउस गैस में ये सब गैसें आती हैं। कौन कौन? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन वगैरह बहुत सारी गैसें शामिल हैं। अच्छा, ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं? तो ग्रीन हाउस गैस उस गैस को कहते हैं जो ज़मीन के टेम्परेचर को इजाफा देने की जिम्मेदारी रखती है, ज़मीन के टेम्परेचर को बढ़ाने की कोशिश करती है, ठीक है। आगे देखेंगे, पांचवा नंबर सवाल है, देख सकते हैं यहाँ पर पांचवा, फिर छठा लास्ट होगा। आगे देखेंगे, यहाँ पर है ज़मीन के दर्जे हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस में कितना इजाफा हुआ है? तो इसका जवाब होगा ज़मीन के दर्जे हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड पहले के मुकाबला में 31% यानी 31% और मीथेन 149% ज़्यादा पैदा होने लगी है। मीथेन गैस धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से ज़्यादा निकलती है, ठीक है। आगे देखेंगे, छठा नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपके इस लेसन का। देख सकते हैं यहाँ पर छठा नंबर क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को अब्दुल कलाम साहब ने कौन सा जादुई मंत्र बताया, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। ये हमेशा आपके एग्जाम में पूछता है और अच्छे तरीके से इसको याद रखिएगा। तो इसका जवाब होगा ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को अब्दुल कलाम साहब ने यह जादुई मंत्र या नुस्खा बताया था कि 10 से 17 साल की उम्र वाले
20 लाख बच्चे अगर 5-5 दरख्त यानी पेड़ लगा दें तो हमारे ज़्यादातर मसाइल आसानी से हल हो जाएंगे और हम ग्लोबल वार्मिंग जैसी संगीन मसाइल से बच जाएंगे। तो ये था इनका जादुई मंत्र और नुस्खा। ठीक है, इस तरीके से हम उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा का पूरा छठा लेसन आपको कमांड हो गया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएं और हौसला अफजाई करने के लिए वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाला जो वीडियो होगा इसको और भरपूर तरीके से बनाया जाए और आपके सामने उस वीडियो को बिल्कुल अच्छे तरीके से लाया जाए। तो आज इतना ही, इस वीडियो को आज ही इतना ही ख़त्म करते हैं। फिर अगले वीडियो हम लोग मिलते हैं जल्दी से जितना जल्दी मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।